तो आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर होता है, नाम दिया गया है पीरियोडिक टेबल। ये बेसिकली हमें एक्सप्लेन करता है क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल से। अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अप्रोच लगाई और कुछ नया करने की कोशिश की। खूब सारी पीरियोडिक टेबल्स हैं जिनका फॉर्मेशन हुआ, कुछ न कुछ कमियां हैं जो उनके अंदर पाई गई, जिसकी वजह से हमने उन पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड किया और हम नई पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते गए। डोबर्नियर जिन्होंने ट्राइड का रूल दिया, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के बराबर हो जाता है। न्यूलैंड जिन्होंने ऑक्टेव का रूल दिया, कहा हर 8वें आने वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले वाले से मैच कर जाती हैं। लोथर मेयर जिन्होंने कर्व बनाया और हर प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग अलग कर्व बनाकर ये बताया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती हैं वो उस कर्व में सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिन्होंने कोशिश की और कोशिश करके इस पीरियोडिक टेबल को आगे की तरफ बढ़ाया। एक बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन था जो कि मेंडलीफ ने दिया था। मेंडलीफ ने पूरी पीरियोडिक टेबल बना दी थी और एटॉमिक वेट को बेस बनाते हुए उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। पर कुछ कमियां थी, जैसे कि वो एटॉमिक वेट के हिसाब से उनको लेकर आगे गए। आगे जाके जब आइसोटॉप्स वगैरह के बारे में पता चला तो कहा गया कि उनके एटॉमिक वेट तो डिफरेंट होते हैं, तो उनकी पोजीशन भी अलग होनी चाहिए, पर वो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट पोजीशन नहीं दे पाए। तो कुछ गलतियां थी जो उस टाइम पर रह गई और इसी वजह से हम उन टेबल्स को आगे नहीं बढ़ा पाए। आज के टाइम पर जो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल आती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाद आने वाला फॉर्म होता है जिसे हम नाम देते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वाइड फॉर्म है, काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जिनको इसमें क्लासीफाई कर दिया गया है और एटॉमिक नंबर को बेस बनाते हुए ये पीरियोडिक टेबल बनाई है। एक साइंटिस्ट थे मोजले, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और कहा कि जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में वेरी करती हैं, आप उसको बेस बनाते हुए क्लासिफिकेशन दो। तो आज की टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनाई गई है और उस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसके बारे में बात कर रहा हूं सामने बनी हुई है। ये टेबल है जिसके अंदर पीरियड और ग्रुप का क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा यही टेबल है जिससे हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एटॉमिक रेडियस, आईपी, ईए और ईएन का आंसर हमें करना होता है। तो ये टेबल है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसी के बारे में हमें डील करना होता है। समझते हैं ये टेबल हमें क्या क्या बता सकती है। सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल में दो तरीके हैं चलने के लिए। एक तरीका है जब आप मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो मतलब उसको नाम दिया जाता है पीरियड। टोटल पीरियड इसके अंदर बने हुए हैं 7। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हाइड्रोजन हीलियम ये पीरियड नंबर 1 था, लिथियम से लेकर नियोन तक ये 2nd था, उसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th, ये 7 पीरियड बने हुए हैं। ऊपर से नीचे दूसरा तरीका मूव करने का। दूसरा तरीका है जब आप मूव करें टॉप से बॉटम की तरफ। टॉप से बॉटम जाएंगे तो उसको हम नाम देंगे ग्रुप का और इसके अंदर ग्रुप बने हुए हैं 18। ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक ये सारे के सारे इसमें ग्रुप्स कहलाते हैं। लॉन्ग फॉर्म कहने का लॉजिक भी यही है क्योंकि ये सबसे वाइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। 1 से लेकर 18 तक चल रहा है, इसीलिए 1 से 18 वाले के करस्पॉन्डिंग नाम दिया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इन ग्रुप्स के बारे में क्या कहा जा सकता है। सबसे पहले शुरुआत जो हुई है, 2 ग्रुप बने हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग जो सबसे पहला ब्लॉक बन के आता है उसको हम नाम देते हैं एस ब्लॉक। सबसे पहला वाला एस के अंदर एक डिब्बा होता है और एक डिब्बे के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। जब एस में 1 आया तो ग्रुप नंबर बन गया 1, जिसको नाम दिया जाता है एल्कली मेटल्स। ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं और इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक टाइप के हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ग्रुप नंबर बन गया 2। इसको हमने ग्रुप नंबर 2 या फिर 2nd ए नाम दिया है और इसे कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी एल्कलाइन है, बेसिक टाइप के होते हैं और अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं, इसीलिए नाम देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेरिलियम को छोड़ के बाकी सबको ये नाम दिया जाता है क्योंकि बेरिलियम का नेचर एम्फोटेरिक टाइप का होता है। इसके कंपाउंड्स जो हैं
ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक टाइप के होते हैं, इसीलिए दे आर नॉट एल्कलाइन, इसलिए इसको हटा के बाकी सबको ये नाम दिया गया। नेक्स्ट वन, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक चलने वाला जो ब्लॉक होता है उसको हम नाम देते हैं पी ब्लॉक। आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर करता है पी सबशेल में। पी के अंदर डिब्बे होते हैं 3, क्योंकि 3 टाइप का पी होता है, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। और अगर डिब्बे होंगे 3 तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप बने हुए हैं 6, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक था इसके ग्रुप्स के साथ में ए लिखा जाता है, जो कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के टाइम से चला आ रहा है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और आखिरी वाले को नाम दिया जाता है जीरो ग्रुप। जीरो कहने का लॉजिक है क्योंकि इनकी वैलेंसी जीरो होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट जीरो होता है, इसलिए ऐसा नाम दिया है। इसके अंदर आती है बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली जिसका नाम है निकोजन्स, काम में आते हैं फर्टिलाइजर बनाने के। ऑक्सीजन फैमिली, नाम होता है चाल्कोजन्स, काम में आते हैं ओर बनाने के लिए, जैसे ऑक्साइड ओर या फिर सल्फाइड ओर। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ऑक्साइड ओर है आयरन के। लेड का एक फेमस सल्फाइड ओर होता है पीबीएस जिसका नाम है गेलेना, और ये काम में आता है फ्रोथ फ्लोटेशन, जहां झाग बनाए जाते हैं उस मेथड के लिए। ग्रुप नंबर 17 नाम होता है हेलोजन्स, सॉल्ट फॉर्मेशन का टेंडेंसी ये रखते हैं। ग्रुप नंबर 18 जीरो ग्रुप, जिसका दूसरा नाम इनर्ट गैस होता है। तो ये सारे के सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट थे। इधर जो आए थे वो थे एस ब्लॉक के। बीच में जो चालू होगा ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आने वाला, इसको हम नाम देते हैं डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसको जब हम मेंडलीफ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बी कहा जाता है। फर्स्ट बी, सेकेंड बी, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ बी, और 8th वाले को ए और बी में क्लासीफाई नहीं किया। ग्रुप नंबर 8, 9 और 10 जो पूरा था उसको 8th में रख दिया और ये सारे ग्रुप उसके अंदर आ गए। तो ये वो हैं जिनमें आखिरी एलिमेंट डी में जाता है, और डी में जाने की वजह से इसे हम डी ब्लॉक का एलिमेंट क्लासीफाई कर रहे हैं। ये वाले कहलाते हैं कोइनेज मेटल्स, क्योंकि ये कॉइन्स मतलब सिक्के बनाने के काम में आते हैं। और इनको कहा जाता है वोलेटाइल एलिमेंट्स, क्योंकि ये वोलेटाइल है, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग वीक है, और बॉन्डिंग वीक होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कम होता है, इसलिए ऐसा नाम दिया है। तो ये था जहां आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा था, और दे आर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को एक और नाम दिया जाता है, दिस वन इज ट्रांजिशन। एस और पी वालों को हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और जो डी ब्लॉक वाले होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा एक और नाम आता है इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन का मतलब होता है, आप डी के भी अंदर एक और की बात कर रहे हैं, मतलब जो अगला ब्लॉक होता है उसको नाम दिया जाता है एफ ब्लॉक। तो ये हैं 2 ग्रुप, यानी कि 2 सीरीज हैं। ग्रुप नंबर तो एक ही रहेगा इनका, थर्ड। ग्रुप नंबर 3 के अंदर अगर हम देखें हैं तो ग्रुप नंबर 3 के अंदर सबसे पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, फिर आता है यट्रियम, यहाँ पर पोजीशन है लेंथेनम, और यहाँ पर पोजीशन होती है एक्टिनियम की। तो ये 4 एलिमेंट थे, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, और इनके करस्पॉन्डिंग ये 4 हैं, पर साथ में इनके साथ एक सीरीज भी चालू होती है। लेंथेनम के बाद जो चालू होने वाली सीरीज है उसको हम नाम देते हैं लेंथेनाइट सीरीज। ये लेंथेनम वही एलिमेंट था, और उसके बाद की लेंथेनाइट सीरीज ये चालू होती है 58 से और ख़त्म होती है 71 तक। इन सब के अंदर F के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। पूछे कौन सा वाला F भरा, तो कहेंगे इनके अंदर भरा गया था 4F, 58 से लेकर 71, और सीरीज को नाम दिया जाता है लेंथेनाइट सीरीज। नेक्स्ट वन, एटॉमिक नंबर 89 था। 89 पर आया था एक्टिनियम, और एक्टिनियम के बाद भी एक सीरीज चालू हुई है जो चल रही है एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, और इस सीरीज को मैंने नाम दिया है एक्टेनाइट सीरीज। और वहाँ पर काम में आता था 4F, तो यहाँ पर काम में आता है 5F। एक्टेनाइट सीरीज के अंदर मोस्टली एलिमेंट होते हैं मैनमेड एंड रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव तो ये लगभग सारे हैं, और मैनमेड होते हैं यूरेनियम के बाद वाले, जिनको हम नाम देते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स।
क्योंकि माना जाता है कि वो सब बनाए गए हैं यूरेनियम से, इसलिए ऐसा नाम दिया जाता है। और इसके अलावा कहा जाए, ये जो एलिमेंट थे लेंथेनाइट सीरीज के 58 से लेकर 71, इनको एक और नाम देते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा तत्व ये कहलाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट कहने का लॉजिक क्या है, क्योंकि इनका सेपरेशन रेयरली होता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और इन्हें आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ये हैं जो 4 टाइप के ब्लॉक यहाँ पर बने हुए हैं। सबसे पहला होता है एस ब्लॉक, उसके बाद आता है यहाँ पर डी ब्लॉक, यहाँ पर बना है पी ब्लॉक और नीचे की तरफ रखा हुआ है एफ ब्लॉक। अगर एफ ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग कहें तो देखो क्या कहें, जो लेंथेनम की पोजीशन है पूरी लेंथेनाइट सीरीज के लिए है और जो एक्टिनियम की पोजीशन है वो पूरी एक्टिनाइट सीरीज के लिए है। लेंथेनम पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3 का पार्ट है, ये सब भी पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3 को फॉलो करेंगे। एक्टिनियम पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3 का पार्ट है, इन सब का भी पीरियड नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3 चल रहा है, तो इसी वजह से इनकी पोजीशंस वही होती है जो वहां पर है। तो लेंथेनम की पोजीशन में इन पूरे को रंग दिया और एक्टिनियम की पोजीशन में इन पूरे को रंग दिया, तो लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसीलिए ये लेंथेनाइट सीरीज और ये वाली एक्टिनाइट सीरीज कहलाती है। तो ये वो पीरियोडिक टेबल है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसी के बेसिस पर हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सीखना होता है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन इसी पीरियोडिक टेबल से होने वाला है। चलिए अब इसके बारे में हम डील करते हैं आगे की बातें। सबसे पहले कहा गया कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये किस बेसिस पर बनी है, तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और दूसरा एटॉमिक नंबर। दोनों को कहने का मतलब तो सेम ही है। क्यों सेम है, मैं क्यों कह पा रहा हूं ऐसा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। तो देखो अब एटॉमिक नंबर आगे बढ़ रहा है तो कन्फिग्रेशन भी आगे बढ़ेगा। हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन 1s1, हीलियम 1s2, लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आगे बढ़ेगा और दोनों का बेसिस सेम ही है। बोहरबरी वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्हें एक्सप्लेन किया था, उनकी वजह से ये बन के आई। ये रेंग और वर्नर हैं जिनके द्वारा प्रपोज ये टेबल होती है। इसके अंदर 7 पीरियड, मतलब लेफ्ट से राइट जाने वाले पीरियड 7 बने हुए थे और टॉप से बॉटम की तरफ जो ग्रुप बन के आए थे वो थे 18 ग्रुप्स। और जो ग्रुप्स हैं ये वर्टिकल कॉलम्स, ये 1 से लेकर 18 तक जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 1 से 18 तक गए हों, अदरवाइज पहले की जो पीरियोडिक टेबल बन के आती थी उसके अंदर तो 1 से 7 तक ही थे। इनर्ट गैस आ गई तो उनके करस्पॉन्डिंग एक 8वां ग्रुप बन गया, इससे ज़्यादा नहीं बने थे, क्योंकि ये एलिमेंट पहले जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर इनका क्लासिफिकेशन ऐसे था कि ग्रुप नंबर 1 है तो 2 पार्ट बना दिए, एक को नाम दे दिया फर्स्ट ए, एक को नाम दे दिया फर्स्ट बी। फर्स्ट ए आज के ज़माने की एल्कली मेटल्स हैं और फर्स्ट बी आज के ज़माने के कोइनेज मेटल्स हैं। तो ये इस तरह से क्लासीफाई होते थे, पर आज ये सब अलग हो गए हैं, इसीलिए 1 से लेकर 18 तक ये चल रहा है। इसके अलावा ये रिलेशन जो है, जो ग्रुप्स का ए और बी वाला है, ये किस तरह से होता है तो उसका तरीका देखो। शुरुआत में ए है, उसके बाद ये पूरा बी रहा और फिर से ए चालू हो गया। ये क्लासिफिकेशन आज के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट ए और सेकंड ए जो हैं ये पूरा का पूरा आज के ज़माने का बनता है एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक ये पूरा का पूरा बन जाता है पी ब्लॉक। इनके लिए हमने ए काम में लिया है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और 0। तो ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव नाम देते हैं, उन्हें हम कहा करते हैं ए। और जो अब बीच में चलने वाला है, यहाँ पर बीच में ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो चल रहा है, ये बीच वाला पार्ट, इसको हम नाम देते हैं डी ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक यहाँ पर फर्स्ट बी आता है ग्रुप नंबर 11 के लिए, इधर आता है सेकंड बी, उसके बाद थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी और ग्रुप नंबर 8, 9, 10 पूरे को नाम दिया जाता है एर्थ और ये 8, 9, 10 उसी के अंदर आते हैं। तो ये ए और बी वाला क्लासिफिकेशन आज के 1 से लेकर 18 को इस तरह से डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट वन, जो एलिमेंट एक ही ग्रुप में आते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के कन्फिग्रेशन सेम होते हैं, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी जो होती हैं वो सेम होती हैं,
क्योंकि सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन उनके बाहर की तरफ पाए जाते हैं। जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट है, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट जो होता है उसका जनरल कन्फिग्रेशन अगर कहा जाए तो बन के आता है NS1। ग्रुप नंबर सेकंड है तो इनका जनरल कन्फिग्रेशन बन के आता है NS2। अब ये जो NS1 है, इन पूरे के अंदर बाहर की तरफ S में एक इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। जैसे हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, सबका आउटरमोस्ट सेम चलेगा। जैसे यहाँ बना है NS2, बेरिलियम बनेगा 2s2, मैग्नीशियम 3s2, कैल्शियम 4s2। तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर सभी में एक चल रहे हैं तो यहाँ पर सब में दो चलेंगे। तो जब कन्फिग्रेशन सेम होता है वो आउटरमोस्ट शेल टाइप का है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं और एक ही ग्रुप में आने वालों की प्रॉपर्टी सेम होती हैं, इसी वजह से उनकी स्टडी करना भी आसान हो जाता है और यही कारण है कि उन्हें हम साथ में रख पाते हैं। तो साथ में उन्हें ही रखा गया है जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाती हैं। चलिए नेक्स्ट वन, ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ बेसिकली एक साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर बनाया है और ऑफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब बनाना। कॉन्फ़िगरेशन बनाने का तरीका हम ऑफबाउ प्रिंसिपल से सीख रहे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बताता है, हुड्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बताता है। ये सब कॉन्फ़िगरेशन बनाने के तरीके हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक रूल होता है जिसके नाम देते हैं N+L रूल, वो ऑफबाउ प्रिंसिपल है। ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें बताता है कि वो उनकी रिलेटिवली एनर्जीज के हिसाब से भरा जाएगा और एनर्जी को भरने का तरीका बताया जाता है N+L रूल की तरफ से। N+L कहता है पहले इलेक्ट्रॉन वहां भरो जहां N+L की वैल्यू कम हो और बाद में वहां भरो जहां N+L की वैल्यू ज़्यादा हो। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे जिसमें ये एनर्जी मिनिमम रहे और बाद में वहां जाएंगे जब ये हायर एनर्जी की तरफ आगे जा रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 1s की बात करूं, 1s के अंदर अगर इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट करता हूं तो n का वैल्यू है 1 और s के लिए l का वैल्यू 0 आया, तो आंसर निकल के आ गया 1। नेक्स्ट टाइम जब मैं 2s के लिए भरूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2 + 0, मतलब आंसर निकल के आ गया 2। तो आप पहले इलेक्ट्रॉन वहां भरेंगे जहां N+L की वैल्यू कम है, बाद में इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां N+L की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये N+L रूल जो होता है ये हमें ऑफबाउ प्रिंसिपल के बारे में बताता है। एनर्जी बढ़ाते जाओ और उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को बताते जाओ, इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा पॉलिंग का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें बोलता है कि पॉली के अकॉर्डिंग एक डिब्बे में आपको जब भरना है तो आपको दो इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। एक का स्पिन आपको क्लॉकवाइज रखना है तो एक का स्पिन आपको एंटी क्लॉकवाइज रखना है। एक सीधा चलेगा और एक उल्टा चलेगा। हुड्स रूल भी आता है आगे जाके जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन करता है। वो हमें बताता है कि आप जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो तो आपको सेम एनर्जी लेवल पर पहले अनपेयर्ड करने हैं फिर पेयरिंग करनी है। जैसे P के अंदर 3 डिब्बे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, तो पहले अनपेयर्ड करो और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये सारे तरीके होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना है इसीलिए बिल्डिंग अप के हिसाब से ऑफबाउ कहता है कि आपको कन्फिग्रेशन बनाने का तरीका ये एक्सप्लेन करता है। तरीका देखो किस तरह से फिलिंग करने के लिए आपको हर एक शेल के करस्पॉन्डिंग इस तरह से सब शेल लेने होते हैं। क्या कहा गया कि हर एक शेल के करस्पॉन्डिंग एक नया सब शेल ऐड करते जाओ। सबसे पहले फर्स्ट वाले में 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, आप देख रहे होंगे s था, p आया, d आया, f आया, आगे g आएगा, फिर h आएगा, इस तरह से बढ़ेंगे। 5 के अंदर s p d f g आएगा, 6 वाले में s p d f g और h आएगा। ये सीक्वेंस है जो कि आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। हर एक शेल के लिए एक नया सब शेल बढ़ाते जाओ। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरने का सीक्वेंस है जो ऑफबाउ को इस तरह से क्रॉस करके बताया है। क्रॉस कैसे करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में, उसके बाद जाएगा 2s में, 2s के बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। ये सीक्वेंस है जो कि आपको फिल करने के लिए काम में लेना होता है। आप एनर्जी के सीक्वेंस में इसको बढ़ाते जा रहे थे, यही ऑफबाउ प्रिंसिपल था और यही वो रूल था जिसको मैंने नाम दिया था N+L रूल।
अब इसके करस्पॉन्डिंग किस तरह से कन्फिग्रेशन बनेंगे ज़रा चेक करो। सबसे पहले 1s था, 1s के अंदर हो गए 2, उसके बाद 2s2 2p6, 3s2 3p6, s के अंदर कैपेसिटी होती है 2 की, p के अंदर कैपेसिटी है 6, d के अंदर है 10 और f के अंदर है 14। ये कैपेसिटी कैसे आती है? s के अंदर डिब्बा आता है 1, डिब्बा अगर होगा 1 तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, p के अंदर डिब्बे होते हैं 3, डिब्बे अगर 3 तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, d के अंदर डिब्बे होते हैं 5 क्योंकि d 5 टाइप का है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अगर डिब्बे हैं 5 तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 10, f के अंदर डिब्बे होंगे 7, इलेक्ट्रॉन आएंगे 14। इसी तरह से अगला सबशेल अगर g आया तो पहले 1 डिब्बा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, डिब्बे आएंगे 9, 9 है तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। उसके बाद वाले में डिब्बे आएंगे 11 और 11 डिब्बे में इलेक्ट्रॉन आएंगे 22। तो ये उनकी कैपेसिटी को बताने का तरीका होता है, इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये उनकी कैपेसिटी है और उसके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनको भरा हुआ है। खास बात, हर एक पीरियड जब आप चालू करते हो, इस पीरियोडिक टेबल का जब हम नक्शा बनाते हैं तो हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से मूव कर रही है, ये उसको भरने का सीक्वेंस हुआ। जब आप चालू करोगे तो यहाँ से चालू करोगे और ये ख़त्म होगा इस जगह पर। शुरुआत होती है तो सबसे पहले एस ब्लॉक आता है और ख़त्म करते हो तो आखिरी में पी ब्लॉक आता है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक पीरियड एस से स्टार्ट होगा और पी पर ख़त्म होगा, सिवाय पहले पीरियड के। पहला पीरियड एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि पहले में तो पी होता ही नहीं है, 1s1 1s2 दैट्स इट, पी तो आया ही नहीं। तो बाकी सब जो है एस से स्टार्ट होंगे और पी पे ख़त्म हो रहे होंगे सिवाय पहले वाले के। चलिए इसको फिलिंग के लिए सीक्वेंस क्या बोला है, एस से चालू करो और पी पे ख़त्म करो। देखो कैसे काम में लिया, पहला वाला तो 1s पे ही ख़त्म हो गया। चलिए उसके बाद अगला वाला 2s से शुरू हुआ और ख़त्म हो गया 2p पर, 3s से शुरू हुआ और 3p पर ख़त्म। उसके बाद 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p। ये देखो यहाँ पर जो मैंने मार्क किया वो क्या बता रहा है, हर एक को आपको S से चालू करना है और P पर ख़त्म करना है। बीच में जो भी आएंगे उनको आप इंक्लूड करते जाओगे। देखो काम में लेते हैं, इसको काम में लेते हुए इस पीरियडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो पीरियड नंबर चल रहा है 1 से 7 तक, जो पीरियड नंबर चलेगा वही n की वैल्यू होगी और n जो होता है दैट इज आउटर मोस्ट शेल नंबर। शेल नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रही होगी, ये उनके करस्पॉन्डिंग हो गया। अब कौन कौन से सब शेल भरे जाएंगे उनको एक्सप्लेन कैसे करना है, जो आपसे कहा था S से चालू करो और P तक ख़त्म करो। सबसे पहले वाले में कौन आया, 1s। उसके बाद दूसरे वाले को चालू किया तो पहले आया 2s और ख़त्म हुआ 2p पर। अगले को चालू किया 3s से और ख़त्म किया 3p पर। उसके बाद वाला 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p। ये कैसे आ रहे हैं ज़रा इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो आपने लिए थे मैं उन्हीं को मार्क कर रहा हूँ, उनको मार्क करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा था, 1s, ये देखो पहला वाला 1s में गया। उसके बाद आपने जो चालू किया था ये 2s भरा था और 2s के बाद आपने भरा था 2p, ज़रा चेक करो 2s और उसके बाद आया है 2p। नेक्स्ट वन, ये 3s से चालू किया और ख़त्म किया 3p पर, ज़रा चेक करें 3s और 3p आ गया। अगले वाले की बात करता हूँ, 4s से चालू किया उसके बाद 3d आया और फिर 4p भी आ गया, जो बीच में आ गया उसको इंक्लूड कर लेना है। 4s 3d 4p देख सकते हो, 4s 3d 4p, S से लेकर P तक जाना है, जो बीच में आएगा उसको इंक्लूड कर लेना है। अच्छा काम की बात, S और P अभी n के बराबर चल रहे थे, 2s 2p 2 के बराबर, 3s 3p 3 के बराबर, 4s 4p 3 के बराबर। जो G काम में आया था वो 3D था, मतलब 4s और 4p के साथ 3D काम में लिया, मतलब कौन सा D काम में आया, n-1 वाला। तो काम की बात एक और यहाँ से एक्सप्लेन होती है कि जो S और P होते हैं वो तो n वाले काम में आते हैं, यहाँ पर ns था और यहाँ पर np था, पर जो D काम में लिया था वो कौन सा वाला D काम में आया, n-1 वाला। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे अपन, 4 तक आ गए थे। नेक्स्ट वन देखो, उसके बाद आया है 5s 4d 5p, चेक करो 5s 4d 5p, S और P तो n वाले हैं, D कौन सा वाला, n-1 वाला आया। नेक्स्ट वन फिर से चेक करो,
उसके बाद आया है 6s, 4f, 5d और 6p। अब पहले तक तो जो है f नहीं आया था, d आया था, इस बार f भी आया। 6s, 4f, 5d, 6p, जरा चेक करो 6s, 4f, 5d, 6p। अब यहाँ से फिर से काम की बात निकल के आई। क्या निकल के आया? 6s और 6p n के बराबर थे, d पांचवा था n-1 के बराबर, और f चौथा वाला था, मतलब कह सकते हैं n-2 वाला f यहाँ पर काम में आ रहा है। तो s और p n वाले चलते हैं, d n-1 वाला और f n-2 वाला चलता है। फिर से चेक करो, अगला वाला जो मैं कह रहा हूँ ये आया 7s, उसके बाद जो आप काम में ले रहे हैं 7s के बाद दिस वन इज 5f, 6d, 7p, ये काम में आया। मतलब आप देख सकते हैं s और p काम में आते हैं n वाले, d n-1 वाला और f होता है n-2 वाला। तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जनरल तरीका बनाया है, ये सीक्वेंस को भरने के लिए आया है काम। आगे इनकी कैपेसिटी को बताते हैं। कैसे बता रहे होंगे कैपेसिटी? चेक करो, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, मतलब पहले में 2 आ गए। s में 2 आते हैं, p में 6 आया, टोटल हो गया 8, तो यहाँ पर 8 और 8 हो गया। s और p के साथ यहाँ d भी आ गया। d के अंदर कैपेसिटी होती है 10 की, 8 तो थे, 10 और आते ही ये नंबर हो गया 18 और 18। उसके बाद चेक करोगे तो अब f भी आया है, f के अंदर कैपेसिटी 14 की ओर हो गई, 18 + 14 करते हैं ये हो गया 32, ये वाला भी 32, ये वाला भी 32। इस तरह से कैपेसिटी बढ़ती गई। कैपेसिटी बढ़ती गई तो आप इसके अंदर मार्क करके ये चीज़ देख सकते हो कि ये नंबर जो है वो चेंज हुआ। सबसे पहले वाले में 2 आए, जब सबसे कम एलिमेंट आए तो इसको नाम दिया है शॉर्टेस्ट, क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रुप रहा। उसके बाद अगले वाले में 8 आए हैं, 8 आए हैं तो ये इनके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको नाम दिया है शॉर्ट, दोनों ही शॉर्ट कहलाएंगे। अगले वाले में 18 आए, मतलब ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया, तो दोनों को ही नाम दे दिया लॉन्ग। और अगले वालों में 32 आए हैं, सबसे ज़्यादा एलिमेंट, और 32 आने की वजह से इसको नाम दिया है लॉन्गेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि इनको नाम जो पीरियड का देना है वो इस तरीके से देना है कि पहले में सबसे कम आते हैं तो शॉर्ट, अगले दोनों मतलब सेकेंड और थर्ड का नाम शॉर्टेस्ट के बाद आया शॉर्ट शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग और फिर लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट। कई जगह पर इसकी जगह इनकम्प्लीट लिखा मिलता है, वो ये बताने के लिए है कि ये पीरियोडिक टेबल जो है वो पूरी नहीं भरी हुई, पूरी नहीं भरी तो उसको ऐसा नाम दे दिया। अदरवाइज अगर कंप्लीट है तो लॉन्गेस्ट है, 32 तक जाएगा। आज के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो 118 तक एलिमेंट आ चुके हैं, और 118 तक आ चुके हैं तो वो लॉन्गेस्ट 32 के करस्पॉन्डिंग चल जाएगा। तो ये इस पीरियोडिक टेबल का आंसर देने का तरीका है। ग्रुप के नाम तो इस तरह से दिए जाते हैं, एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कोइनेज, नाइट्रोजन फैमिली, निकोजन, चाल्कोजन, इस तरह से। और पीरियड के नाम ये वाले, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग और लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट। कितने एलिमेंट आए हैं उनके करस्पॉन्डिंग उनका आंसर देने का तरीका होता है। चलिए अप्लाई करते हैं। इनको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चंस देखो किस तरह के। जैसे पहला क्वेश्चन लिया कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर, अच्छा अगर ऐसा कुछ पूछना चाह रहा है मतलब वो पीरियोडिक टेबल में मॉडिफिकेशन चाह रहा है, आप जो पीरियोडिक टेबल में लेकर चल रहे थे उससे कुछ अलग चीज यहां पर करनी होगी। क्या है देखो तरीका। कहा गया अगर हर एक पीरियड के अंदर हम नॉर्मल सीक्वेंस चलाते हैं तब तो कोई चेंज नहीं होता, पर यहां कहा ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। देखो कहने का मतलब क्या रहा, अगर हम समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे अगर एक ऑर्बिटल में 3 आ गए। ऑप्शन सामने लिखे हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका समझते हैं। देखो इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, अगले स्लाइड में मैं इसको जगह में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि आपको जो है एक ऑर्बिटल का मतलब एक डिब्बा होता है, और एक डिब्बे में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पर क्वेश्चन ने हमसे कहा नहीं, एक में 2 नहीं, अब आपको एक में भरने हैं 3। अगर एक डिब्बे में 3 भरने हैं तो ये रहा एक डिब्बा, और अब इसके अंदर आ सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। स्पिन तो कैसा भी हो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो जो भी बोलना चाहे। अब अगर एक डिब्बे में 3 आ रहे हैं तो थर्ड पीरियड के बारे में बताना है। चलो सबसे पहले थर्ड पीरियड के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। थर्ड पीरियड में हमें भरना होता है एक तो 3s और एक हमें भरना होता है 3p। s के अंदर डिब्बा आता है 1 और p के अंदर डिब्बे आते हैं 3, क्योंकि s 1 होता है और p होते हैं 3 टाइप के। अब जब तक एक में 2 आ रहे थे तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 बन जाते थे, एक में 2 आएंगे तो 3 में बन जाएंगे 6,
पर क्वेश्चन ने हमसे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो कहेंगे एस के अंदर 3 आए हैं, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भर पाओगे। एक में 3 भरोगे तो 3 के अंदर कितने भरोगे, तो यहाँ 3 के अंदर हम भर पाएंगे 9। एस में 3 और पी में 9, आंसर निकल के आएगा 12। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 12। जरा चेक करना, क्वेश्चन से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड, और आंसर निकल के आया है 12। तो फाइनल आंसर विल बी 12। अच्छा, हो सकता है क्वेश्चन कुछ और होता। क्वेश्चन क्या होता, एक डिब्बे में 3 नहीं आते, एक डिब्बे में 4 आते हैं, तो क्या करोगे, आप 4 के करस्पॉन्डिंग आंसर निकाल देते। यहां पर आते 4, एक में 4 तो 3 में होते 12, 12 और 4 16, आंसर 16 हो जाता। एक डिब्बे में 5 आते हैं तो क्या होगा, एस के अंदर आते 5, एक में 5 तो 3 में 15, 15 और 5 आंसर हो जाता 20। तो ये आंसर देने के तरीके हैं कि आप किस तरह से इस चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ये तरीका काम में आता है। नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए तो कैल्शियम कहां रखा जाएगा। चलिए काम की बात, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जब रखा है, यानी कि जब उसको मैंने फॉलो किया है, तो कैल्शियम कहां है। आज के टाइम पर अगर मैं कहूं तो कैल्शियम रखा हुआ है एस ब्लॉक में, और अगर फॉलो नहीं करूंगा तो कहां रखा जाएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग आंसर निकालते हैं। सबसे पहली बात, जब आप N+L रूल को फॉलो करें, मतलब ऑफ-बाउ की बात माने, तो हम कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है उसका कन्फिग्रेशन लिखें, तो देखो उसका तरीका क्या होगा। कैल्शियम का कन्फिग्रेशन शुरुआत से N+L रूल के अकॉर्डिंग चलाना है। क्या बन के आएगा, कन्फिग्रेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 18 और 2 20 हो गए। 20वां इलेक्ट्रॉन जो गया है वो गया है 4s में, और आप जानते हैं ब्लॉक की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है वो उसका ब्लॉक कहलाता है। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया, मतलब कहेंगे ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, एस ब्लॉक। तो कैल्शियम आज एस ब्लॉक में रखा हुआ है क्योंकि हम ऑफ-बाउ को फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन को देखें, अगर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो क्या होगा। अब फॉलो ना करें मतलब आपको ये सीक्वेंस ऐसे नहीं भरना, ऐसे नहीं भरना, तो कैसे भरना है, तो कैसे भरने का तरीका भी समझें। मैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पे आपको लेके चलता हूँ। जो हमने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बनाया था उसके अंदर हमने क्या कहा कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में आप इन पूरे को बनाते हैं और उसके बाद इनको क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस कर दिया तो ऑफ-बाउ को फॉलो किया। अगर आपने क्रॉस नहीं किया तो मतलब आपने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। आपने पहले इनको बना के इस तरह से काटा है, हमने 2-2 बार काट के दिखाया है ताकि हम एक्सप्लेन करें कि कैसे बनाया था। अब देखो, जब आप ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो आप सबसे पहले कैसे भरते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, ये सीक्वेंस चलता है। अब क्वेश्चन ने कहा आपको ऑफ-बाउ को फॉलो नहीं करना है। अगर आपको ऑफ-बाउ को फॉलो नहीं करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कहां भरना होगा, 1s। 1s के बाद नंबर आएगा 2s, 2p, उसके बाद नंबर आएगा 3s, 3p, 3d। मतलब हो क्या रहा है, आप क्रॉस करते हो तो ऑफ-बाउ के अकॉर्डिंग है, पूरा भर दो। पूरा भर दो मतलब पहले वाले में क्या भर दो, 1s, दूसरे वाले में 2s और 2p, तीसरे वाले में 3s, 3p, 3d, अगले वाले में 4s, 4p, 4d और 4f। अगर आप सीधे चले जाते हो तो मतलब आपने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। क्रॉस किया तो फॉलो किया, और सीधे चले गए तो मतलब फॉलो नहीं किया। चलिए, क्वेश्चन ने जो आपसे कहा था, क्वेश्चन ने आपसे यही कहा था कि आप ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो देखो अब आंसर का तरीका क्या होगा। अपन आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। पहली बात तब थी जब आपने N+L रूल को फॉलो किया। अब मैं वो बता रहा हूं जब आपने N+L रूल को फॉलो नहीं किया। फिर से मैं कैल्शियम 20 का कन्फिग्रेशन बना रहा हूं बिना ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को काम में लिए। अब आपको सीधे सीधे भरना है हर एक शेल को। सबसे पहले आप क्या भरोगे, 1s2 पहला खत्म, उसके बाद आप भरोगे 2s2, 2p6 दूसरा खत्म, तीसरे को चालू करो। क्या क्या भरोगे, 3s2, 3p6 और साथ में 3d भरोगे। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2। क्या हुआ चेक करना, 1s2, 2s2, 2p6 10, 3s2, 3p6 18,
और 3p के बाद 3d भरा, 20 हो गए। और जैसे ही आपने 20 भरा, आपको पता चलेगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो पहले s में जा रहा था अब s में नहीं जा रहा, कौन से ब्लॉक में जा रहा है, d ब्लॉक। और अगर इलेक्ट्रॉन d में चला गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन को ही नाम दिया जाता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी ने डिफरेंस क्रिएट किया। पहले वाले तो कहीं भी गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में गया उसने उसका ब्लॉक डिसाइड किया। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर डी में गया, मतलब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट बना, डी ब्लॉक। तो यहां से मुझे पता चलता है कि अगर आप प्रिंसिपल को मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे कैल्शियम को कौन से ब्लॉक में रखना होगा, डी ब्लॉक। तो यहां से निकालने के तरीके हैं। पहला वाला, जब एक डिब्बे में 2 ना आके कुछ और आया तो क्या हुआ, आप को फॉलो ना किया तो क्या हुआ। तो ये इफ वाले क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन में इफ लग के आ जाए और आपसे पूछे कि अगर आपने कंडीशन चेंज कर दी तो क्या होगा, तो उनके आंसर देने का तरीका ये होता है। अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड कंटेन्स इलेक्ट्रॉन इन 3D सबशेल। मतलब थर्ड पीरियड के ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिनमें 3D में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जरा चेक करना एक बार। जब आप थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो थर्ड पीरियड का डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना पड़े, हम पहले भी दे चुके हैं, तो थर्ड पीरियड में आपको क्या क्या भरना होगा। एक तो आपको भरना है 3s और एक आपको भरना है 3p। 3d भरा क्या, 3d तो होता ही नहीं है, क्योंकि थर्ड पीरियड में 3d नहीं आता। 3d काम में आता है फोर्थ पीरियड में, क्योंकि जब आप फोर्थ वाले को भरोगे तो आप फोर्थ वाले को इस तरह से भरोगे, दिस वन इज 4s, उसके बाद 3d और उसके बाद 4p, पर वो तो फोर्थ की बात हो गई। काम की बात यह है कि जो d आप काम में लेते हैं वो d हमेशा काम में आता है n-1 वाला। जब आप n की वैल्यू 4 रखोगे तब जाके 3d आएगा, और अगर आपने n का वैल्यू 3 रखा तो 3s और 3p आ गया, पर इसके साथ 2d आना था। क्या 2d होता है, 2d तो होता ही नहीं है। सबसे कम वैल्यू तो 3d की होती है, और 3d थर्ड पीरियड में नहीं भरा जाता, वो भरा जाता है फोर्थ पीरियड में। तो थर्ड पीरियड के अंदर अगर आपसे पूछे कि 2d तो था ही नहीं और 3d इसके अंदर आया ही नहीं, तो बताओ d में कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो d तो चालू ही नहीं हुआ। s में 2 आए, p में 6 आए, पर d तो आया ही नहीं। आंसर विल भी 0, क्योंकि थर्ड शेल के अंदर 3d नहीं भरा जाता, तो इसका आंसर फाइनली हो जाने वाला है 0। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आपको जो d काम में लेना होता है वो काम की बात है, हमेशा d काम में आता है n-1 वाला। अगर f की बात करें तो उसके अंदर भी ध्यान रखना, f हमेशा काम में आता है n-2 वाला। तो ये एक कम वाले चलते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग हमें आंसर करना होता है। इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं होगा, क्योंकि d आपको n-1 वाला काम में लेना है और इसका आंसर हो जाएगा 0।